हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कमेंट किए थे आप लोगों ने, उसमें से 3-4 क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए ताकि मुझे लगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे करना चाहिए, तो वो आंसर्स के डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, मिस्टर विधान महातो जी ने पूछा था कि क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको जब भी इंडेक्स फंड खरीदना चाहिए तो इंडेक्स फंड में सिर्फ एक इंडेक्स फंड नहीं खरीदो, एक कैटेगरी का। लाइक मुझे अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदना है तो निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड काफी है। ऐसा नहीं अपने एचडीएफसी का इंडेक्स फंड खरीदा, फिर देन आईसीसी का, देन फिर यूटीआई का। इससे करने से आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होता है और आपको कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन जैसे विधान महातो जी ने पूछा है कि मैं जो निफ्टी 150 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करूं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अगर मुझे देखो, मैं एक पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हूं, मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो हर इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट एलोकेट किया जा सकता है। मैंने निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीद लिया, देन मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 का खरीद लिया, जो बाकी की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50, उसके बाद की जो 50 कंपनीज है वो निफ्टी नेक्स्ट 50। उसके बाद मुझे अगर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, मेरा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी इन मिड कैप, तो इवन आई कैन इन्वेस्ट माय मनी इन निफ्टी मिड कैप 150। अभी एक्चुअली 2016 में लॉन्च हुआ था निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। उसमें 2019 में काफी सारे फंड्स आए थे, जैसे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 आया था। अगर आप मैं इसको एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहता हूँ, आई थिंक स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जिसमें हमने फंड का जो बेस था, बेसिकली जो इंडेक्स का जो बेस था वो 2005-2006 था। 2016 में ये इंडेक्स लॉन्च हुआ था। तो आप देखेंगे कि देरवसा अगर मैं इसमें 5 साल का समय दे रहा हूँ इस इंडेक्स के साथ में, मिड कैप 150 टीआरआई, मतलब शुरू की जो टॉप 100 कंपनी दीज आर द लार्ज कैप कंपनी, उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनी दीज आर द मिड कैप कंपनी, तो उन्हीं का ये इंडेक्स है। तो अगर मुझे निफ्टी मिड कैप 150 की मैं बात करूं और मैं सिंस इंसेप्शन से बात करूं, जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है और मैं अपना 5 साल का समय दे रहा हूं इस इंडेक्स के साथ में, तो रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे बताता हूं, देयर वाज अ 65% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी मेकिंग अ मोर देन 12% रिटर्न। ठीक है, तो यस, अगर आपको मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना हो या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना हो, आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो, आप पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग करते हो, तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाकी इंडेक्स के साथ में। अच्छा, इसके अलावा मुझसे एक सवाल और पूछा था मिस्टर अंशुल जैन जी ने। उन्होंने पूछा कि मुझे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूं अगर मुझे निफ्टी 50 में करना है, या मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करूं। तो देखो, ईटीएफ और इंडेक्स फंड की अगर बात करी जाए, हालांकि इस पे काफी सारी वीडियोस है, मैंने भी एक पहले वीडियो बनाई थी इसमें मैंने ईटीएफ और इंडेक्स के बारे में बताया था, आपको दोनों का कंपैरिजन दिखाया था। इसके अलावा और भी काफी सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ अलग से डिटेल, अलग से कुछ एक स्पेसिफिकली मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा के एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में कोई मेजरली डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ एक सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि अब दोनों का काम सेम है। ईटीएफ और इंडेक्स दोनों अपने जो जिस बेंचमार्क को ये मिरर कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, सेम टू सेम उसको कॉपी करेगा उसी वेटेज में, दोनों का काम सेम है। सिर्फ ईटीएफ में इतना डिफरेंस है, ईटीएफ में जो आप यूनिट्स खरीदते हो, ईटीएफ के बदले में जो यूनिट्स मिलती है वो ट्रेडेबल है, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि वो ट्रेडेबल है। जैसे मार्केट अवर्स है, ट्रेडिंग डेज है, ट्रेडिंग अवर्स है, उसमें आप उसे ट्रेड कर सकते हो यूनिट्स को, आप जब चाहो उस मार्केट अवर्स में उसे खरीद सकते हो और बेच सकते हो, तो वो ट्रेडेबल फॉर्मेट में है। इंडेक्स फंड में जो भी आपकी एनएबी होती है वो एट द एंड ऑफ डे डिस्क्लोज होती है, तो उसी प्राइसेस पर आपको इंडेक्स फंड खरीदना होता है। ये एक डिफरेंस है जो आपको बहुत बार पता होगा, डिटेल में आइडिया होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो, अगर बात करें एक्सपेंसेस की, तो इंडेक्स फंड कंपैरेटिवली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ईटीएफ के कंपैरिजन में हमेशा महंगे होंगे। इसके महंगे होने के रीजन क्या है वो भी बताता हूं, वो डिटेल में समझना। देखो, अगर मैं बात करूं एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ की बात करूं, तो हो सकता है वो 0.05% चार्ज कर रहा होगा सालाना आपसे, और वहीं उसी एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो हो सकता है वो 0.20% चार्ज कर रहा हो। ये फिक्स नहीं है, मैं जस्ट आपको रैंडमली फिगर बता रहा हूं, आगे पीछे होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंडेक्स फंड जो होंगे ईटीएफ के कंपैरिजन में आपके फंड के जो एक्सपेंसेस है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपेंसेस, ईटीएफ के इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको डायरेक्टली नहीं दिखते, जो आपके लेजर में दिखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि ईटीएफ में जब आप ईटीएफ में अपना पैसा निवेश करते हो तो स्टॉक मार्केट की तरह काम करते हैं, आप ट्रेडिंग मार्केट अवर्स में जाते हो, ईटीएफ खरीद लेते हो, अब जब चाहो उन्हें बेच सकते हो।
ठीक है। लेकिन जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, स्टॉक्स की यूनिट्स खरीदते हो, तो सिमिलरली जितने उसमें चार्जेस लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी टैक्सेस लगते हैं, चार्जेस के अलावा जो टैक्सेस लगते हैं वो भी लगते हैं आपके ईटीएफ में। इसके बारे में मैंने जब आपका स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि क्या क्या टैक्सेस और क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो जब भी आप ईटीएफ्स खरीदते हो तो आपको जीएसटी लगेगा, एसटीटी लगेगा, सेबी टर्नओवर फीस लगेगी, आपकी ब्रोकरेजेस लगेगी, अगर ब्रोकरेज लगती है, ट्रांजेक्शनल चार्जेस लगते हैं, तो दीज चार्जेस विल आल्सो कम एंड ये भी कॉस्ट का पार्ट है। तो आप जब भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कॉस्ट को भी कंसीडर करो, उसके बाद ही डिसाइड करो कि इंडेक्स सस्ता है या ईटीएफ सस्ता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट भी आपको लेजर में दिखेंगी, डायरेक्टली नहीं दिखेंगी लेकिन लेजर्स में दिखेंगे कि ये सारी कॉस्ट कौन कौन सी है। डीपी चार्जेस है, तो जब भी आप ईटीएफ खरीदते हो तो ये सारे चार्जेस लगते हैं। इंडेक्स में ये नहीं लगता, इंडेक्स में सारा इंडेक्स का पार्ट है, आपके एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है, ये अलग से चार्जेस नहीं है। लेकिन ईटीएफ में लगेगा जब भी आप स्टॉक्स की तरह जैसे खरीदते हो, सिमिलरली ईटीएफ में भी आप यूनिट्स खरीदते हो, स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स की यूनिट्स खरीदते हो, स्टॉक्स खरीदते हो, उसी तरीके से ईटीएफ भी खरीदते हो, तो ये सारे चार्जेस वहां पे भी अप्लाई होंगे। तो ये कॉस्ट का आपको पता होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो ईटीएफ का अगर आप बोलेंगे कि सर इंडेक्स अगर महंगा है और ईटीएफ सस्ता है तो बेटर होगा कि मैं ईटीएफ में करूं, इंडेक्स में क्यों करूं। लेकिन इसके पीछे मैं एक रीजन बताता हूं कि इंडेक्स कंपनी एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों है और ईटीएफ सस्ता क्यों है। तो देखो क्या होता है कि जब भी इंडेक्स फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जो फंड मैनेजर है उसको थोड़ा सा कंपोनेंट वो कैश कंपोनेंट में रखता है। मान लीजिए अगर आपने उनके पास 1000 रुपए का एक एएम आया तो उसमें से 100-150 रुपए वो रखता है कैश कंपोनेंट में। एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी वो डिप्लॉय कर देता है सेम टू सेम, जो स्कैंडेक्स उसको खरीदना है, जितनी सिक्योरिटीज खरीदनी है सेम वेटेज में उसको खरीद लेता है, बाकी कैश कंपोनेंट में रखता है। वो इसलिए रखता है कि अगर कल को लिक्विडिटी का कंसर्न होता है, रिडम्पशन आता है, तो वो पैसा वहां से निकाल के दिया जा सके, एकदम स्टॉक्स को ना बेचा जाए। तो कैश कंपोनेंट जितने भी आपके इक्विटी फंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैश कंपोनेंट रखते ही है, सारे रखते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड भी कैश कंपोनेंट रखता है इसी वजह से कि रिडम्पशन की रिक्वायरमेंट आती है तो सामने से स्टॉक्स ना बेचना पड़े, कैश जो भी रिडम्पशन रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा कर दिया जाए, कैश कंपोनेंट से निकल जाए। इसलिए ट्रैकिंग एरर भी होता है और इसलिए एक्सपेंसेस भी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे कैश मैनेजमेंट का खर्चा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ईटीएफ के केस में नहीं है, ईटीएफ में आपको यूनिट्स मिलते हैं, यूनिट्स आप डे मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में जाके खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो आप उनको कभी भी खरीद सकते हो। लेकिन इंडेक्स में ये कैश मैनेजमेंट का भी पार्ट है, इसी वजह से ट्रैकिंग एरर भी होता है, इसी वजह से एक्सपेंसेस भी कंपैरेबली इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर ये तो इसका मतलब तो ईटीएफ ज्यादा बेटर है, तो इसका एक दूसरा मैं आपको बताता हूं कि ईटीएफ में काफी सारे जो आपके सेक्टोरल ईटीएफ है, लाइक स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, वहां पे इंडिया में लिक्विडिटी का कंसर्न अभी भी है लेकिन इंडेक्स में नहीं है। लाइक मैं इसको एग्जांपल से देता हूं कि मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट्स है ईटीएफ्स की, किसी सेक्टोरल ईटीएफ में आपने खरीद ले, काफी सारे ईटीएफ्स आ गए आपको, स्मार्ट बीटा ईटीएफ भी आ गए। तो मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट्स की ईटीएफ है, आपने उसको बेचना है, आप डिमेट में जाके उसको ट्रेडिंग में लगाओगे, तो उसके लिए आपने बेचा लेकिन सामने बायर भी अवेलेबल होना चाहिए अभी। लेकिन इसीलिए जो सेक्टोरल ईटीएफ्स है, आपके स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, वहां पे लिक्विडिटी का कंसर्न है, सामने अगर बायर नहीं होगा तो ये बिकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको इनको ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाके बेचना है। तो अगर बायर अवेलेबल है तो ही आप इन ईटीएफ्स को अपने प्रिवेलिंग प्राइसेस पे बेच पाओगे, अदरवाइज वो जो आपने ऑर्डर्स लगाया है वो ऑर्डर्स एक्टिव रहेगा जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक सामने बायर्स नहीं होगा। तो ये लिक्विडिटी का कंसर्न ईटीएफ्स के साथ में है। अब यही लिक्विडिटी का कंसर्न इंडेक्स में नहीं है क्योंकि इंडेक्स अपना कैश कंपोनेंट में रखता है, कैश कंपोनेंट में पार्ट रखता है। अगर कल को रिडीम करना है तो आप रिडीम आराम से कर पाओगे, लिक्विडिटी का कंसर्न नहीं है। हाँ, अलग अलग अगर निफ्टी 50 की बात करें और आप निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, वहां पे जो ईटीएफ्स की बात करें तो उनमें लिक्विडिटी कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। लेकिन जितने भी सेक्टोरल और स्मार्ट बीटा ईटीएफ है वहां पे इंडिया में अभी भी हमारा ईटीएफ में लिक्विडिटी का कंसर्न है। हालांकि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है लेकिन अभी भी लिक्विडिटी का कंसर्न है ईटीएफ के केस में, इंडेक्स में नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका मतलब कि क्या फिर मैं इंडेक्स में कम इन्वेस्टमेंट करूं, ईटीएफ में कम इन्वेस्टमेंट करूं, तो देखो अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और आपको हर महीने एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट करना है, तो इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको मार्केट को टाइमिंग करना है, लाइक निफ्टी 50 गिर गया और इस समय मुझे मार्केट में इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ईटीएफ ज्यादा बेटर है। अगर आपको मार्केट को टाइमिंग करना है, आपको मार्केट की समझ है, निकलना कब है, ये डिसीजन आप ले सकते हो आसानी से, तो ईटीएफ बेटर है। मिस्टर शांतनु ने मुझसे पूछा कि एनसीडी, एफडी और डेट फंड्स के बारे में बात करो, मैं कंपैरिजन करूं। हालांकि मैं इस पर अलग से अगर लगेगा तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। तो देखो एनसीडी और फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट फंड्स की बात करें तो सबसे पहले ये समझिए कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स होती है, वो एनसीडी मार्केट में क्यों लाती है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो डेट, अगर मैं बात करूं फिक्स्ड डिपॉजिट की, एनसीडी की बात करूं, डेट्स की बात करूं, बॉन्ड्स की बात करूं, सारा ये एक बेसिकली एक तरीके का डेट ही है,
कंपनी सामने से कर्जा ले रही है, पब्लिक से कर्जा ले रही है, उसके बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है। ये सारा एक मतलब एक तरीके से बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट ही है, सारे के सारे बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रही है। तो लेकिन अगर कोई कंपनी फिक्स डिपॉजिट मार्केट में उतार सकती है तो वो एनसीडी क्यों ले रही है? तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि अभी जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट मार्केट में आते हैं, लाइक जैसे एचडीएफसी के आते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड के, आपके बजाज फाइनेंस के आते हैं, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि ऑथराइज्ड है आरबीआई से, दे कैन ओनली इशू फिक्स डिपॉजिट इन द मार्केट। बट उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। लाइक वो ही कंपनी फिक्स डिपॉजिट मार्केट से रेस कर सकती है जिसका एक तो वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए, आरबीआई से ऑथराइज्ड होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपका नेटवर्थ आपका नेटवर्थ जो भी है उसका 1.5 टाइम्स ही फिक्स डिपॉजिट या डिपॉजिट मार्केट से रेस कर सकते हो। यानी अगर 100 रुपए की कंपनी है, 100 रुपए की नेटवर्थ है कंपनी की, तो सिर्फ 150 रुपए ही रेस कर सकती है फिक्स डिपॉजिट अगर मार्केट से लॉन्च करना है। और तीसरा, 12.5% से ज्यादा इंटरेस्ट जो आप नहीं दे सकते हो इन्वेस्टर्स को एज अ रूल। ये आरबीआई की तरफ से ऑथराइज्ड रूल है। जब अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी हो, आप एक हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी हो और आपको मार्केट से फिक्स डिपॉजिट लेना है, फिक्स डिपॉजिट रेस करना है, मतलब आपने जैसे एचडीएफसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस सारे हैं, तो अब ये कंपनी, अब इसका जितना भी फिक्स डिपॉजिट का जो रोल है, जो कंट्रोल्ड है, इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। बट इसी चीज को बाईपास करने के लिए अब अगर आप एनसीडी लाते हो तो उसमें आरबीआई का कोई ऑथराइजेशन का जरूरत नहीं होता, और वहां पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर फिक्स डिपॉजिट मार्केट में लाना है तो आपकी नेटवर्थ का 1.5 टाइम्स तक ही ला सकते हो, ऐसा एनसीडी के केस में नहीं है। और वो सारा कंट्रोल सेबी के हाथ में है। मतलब एनसीडी जब भी आती है, एनसीडी बेसिकली एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी, सेबी उसको ऑथराइज करता है, और आपका जो फिक्स डिपॉजिट वाला पार्ट है वो आरबीआई ऑथराइज करता है। आरबीआई एनसीडी को कभी भी ऑथराइज नहीं करता। अब एनसीडी के केस में क्या होता है कि आपको 1.5 वाला जो नेटवर्थ वाला है वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एनसीडी आप मतलब 1.5 नेटवर्थ वाला, उससे ज्यादा भी रख सकते हो। आपको लग रहा है आपकी 100 रुपए की नेटवर्थ है, आपको 500 रुपए मार्केट से उठाने से उठा सकते हो। उसके अलावा जो 12.5% वाला जो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं है। उसके अलावा आपको कोलेटरल रखनी पड़ती है, कोलेटरल के ऊपर भी कोई, और आपको बेसिकली जब अगर आप फिक्स डिपॉजिट लेते हो तो वहां पे इन्वेस्टमेंट ग्रेड होना चाहिए आपका। लेकिन उस तरीके की चीजें यहाँ पे एनसीडी के फॉर्मेट में नहीं है, आपको रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी पड़ती है। लेकिन यार ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, रेटिंग्स इज नॉट फिक्स्ड। अगर आप ये देख रहे हो कि क्रिसिल ने इस एनसीडी को, इस बॉन्ड को AAA रेटेड बोल दिया है, तो आप ये मत समझना कि पत्थर की लकीर हो गई। दिस रेटिंग कैन बी चेंज एनी टाइम। वी हैव सीन मैनी एग्जांपल इन द पास्ट, लाइक डीएचएफएल के केस में देखा, आरएनएफएस के केस में देखा, और भी हमने काफी सारे केसेस में देखा जहां पे विद इन अ डेज आपकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई। काफी सारे फंड जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एनसीडीज में, उनकी एनएबी भी गिरी थी। तो ये रेटिंग्स पे बिलीव करके आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट मत करना, आपको ये रिस्क समझ में आना चाहिए। देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आपको एनसीडी में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, एनसीडी में इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे सिंपल तरीका है 50% काम आपका वहीं खत्म। आप ये देखिए कि जिस एनसीडी में आप पैसा लगा रहे हो उसमें किस किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने, एएमसी ने पैसा इन्वेस्ट करा है अपने डेट फंड्स में, जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, 50% काम आपका वहां खत्म। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मुथूट फाइनेंस का एक एनसीडी है जिसको एचडीएफसी के अपने डेट फंड में खरीदा है, उसकी होल्डिंग में है या डीएसपी में है, किसी में भी है, किसने खरीदा है आप ये जरूर देखिए। आपका 50% काम खत्म, क्योंकि उसका सारा रिसर्च काम ऑलरेडी फंड हाउसेस ने किया होगा। वो ऐसे ही पैसा नहीं लगाने वाले, वो हमारी तरह और आपकी तरह 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए नहीं लगाने वाले। दे विल बी पुटिंग मोर देन 1,000 करोड़, 500 करोड़, इतना अमाउंट डालने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी रिसर्च की होगी, तो उसी रिसर्च का फायदा आपको लेना है। आपको देखना है जिस एनसीडी में आप पैसा डाल रहे हो, क्या किसी फंड हाउस ने, किसी एएमसी ने उसमें पैसा डाला है? अगर डाला है तो ठीक है, 50% काम आपका खत्म। हालांकि देखो अगर एनसीडी की बात आती है तो आपको क्या देखनी है कि एक तो फंड हाउसेस ने उसमें पैसा डाला ही डाला, रेटिंग्स क्या है थोड़ा ध्यान रखिए, AAA रेटेड एनसीडीज में ही इन्वेस्ट कीजिए, सिक्योर्ड होनी चाहिए, कोलेटरल होनी चाहिए और वैलिड कोलेटरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोलेटरल कुछ भी हो, कोलेटरल पे ध्यान रखिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। आप लोग प्रोस्पेक्टस उठा के फेंक देते हो, प्रोस्पेक्टस पढ़िए, उसमें देखिए कि ये पैसा यूटिलाइज कहां होने वाला है, कौन मैनेजमेंट में है, कैसे यूटिलाइज करने वाले, पास्ट हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन क्या, लिटिगेशन चल रहे नहीं चल रहे, सारा प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सेबी की तरफ से कि आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, लेकिन हम पढ़ते नहीं है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस पढ़िए जब भी आप एनसीडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस किसी एग्रीगेटर ने आके प्लेटफॉर्म पे डाल दिया कि दे विल बी गिविंग यू 12% काइंड ऑफ रिटर्न, आपको लग रहा है काफी लुक्रेटिव ऑप्शन है, फिक्स डिपॉजिट में आपको 5-5.5% मिल रहा है, तो मुझे यहां अपना पैसा रखना चाहिए। ऐसा मत कीजिए, आप अपनी फर्दर स्टडी कीजिए।
इसके अलावा मुझसे एक और सवाल पूछा था कि सर मेरा जो पोर्टफोलियो है ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा हो रहा है, यानी मैंने एक मेरा ऐसा टैक्स सेवर फंड खरीदा हुआ है और वही मैंने एचडीएफसी सेंसेक्स फंड खरीदा हुआ है। तो जितने भी देखो ईएलएसएस फंड है वो ज्यादातर आपके डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और फ्लेक्सी कैप फंड की तरह काम करते हैं। वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को एक्सपोजर मिलता है। आज की डेट में जितने भी आपके ईएलएसएस फंड है ज्यादातर वो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स है, उनका मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप में होगा। तो अगर आपने लार्ज कैप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एचडीएफसी सेंसेक्स फंड लेना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो ओवरलैप करेगा। आप ये देखें कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा है, नहीं ज्यादा 50% से ज्यादा है, आपको नहीं जाना है, आपको एक फंड से कम करना है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है। 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपका रिस्क ही बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी, कुछ सवाल थे जो आप लोगों के मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। अब आपके कोई भी सवाल नीचे कमेंट कीजिए, हम आई विल ट्राई कि मैं डेली ही वीडियो बनाने वाला हूं, तो हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अपनी तरफ से डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स पे इस चैनल पर बात करते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।